नमस्कार और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे पास श्रोता द्वारा साझा किए गए स्रोतों का एक काफ़ी दिलचस्प मिश्रण है। इसमें पर्यावरण है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, टेक्नोलॉजी, कानून, भूगोल, अर्थव्यवस्था और इतिहास से जुड़ी बातें भी हैं। काफ़ी कुछ है कवर करने को। बिल्कुल। तो आज हमारा लक्ष्य है कि इन अलग अलग, कभी कभी जटिल लगने वाले विषयों की गहराई में जाएं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जो की फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें निकालें और सरल तरीके से समझें। हाँ। हम बात करेंगे समुद्र आधारित कार्बन कैप्चर पर, फिर भारत के शहरों में जो जमीन धंस रही है उस चिंता पर भी, स्कूली शिक्षा में एआई की जो बात हो रही है वो देखेंगे, और क्रिप्टो करेंसी का कानूनी स्टेटस क्या है इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। और ये सारी जानकारी, जैसा आपने कहा, आज की दुनिया को समझने के लिए और जो करंट इवेंट्स हो रहे हैं उनके गहरे इम्प्लीकेशंस समझने के लिए बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के जो कोर फैक्ट्स हैं, रेलेवेंट डेटा, समितियां, योजनाएं या संवैधानिक पहलू हैं, उन पर फोकस करें। महासागर आधारित कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। एक अहम विषय है ओशन बेस्ड CCUS, कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। स्रोत बता रहे हैं कि ये क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए एक तेजी से उभरता हुआ समाधान है। ये काम कैसे करता है आखिर? हाँ, ये एक काफ़ी प्रॉमिसिंग टेक्निक है। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि जो बड़े स्रोत हैं CO2 के, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गए या सीमेंट और स्टील इंडस्ट्रीज, उनसे निकलने वाली CO2 को कैप्चर करना, पकड़ना और फिर उसे समुद्र के नीचे काफ़ी गहराई में भूवैज्ञानिक संरचनाओं में, जैसे कि पुराने तेल या गैस के कुएं हों या फिर सेलाइन एक्विफर्स मतलब खारे पानी वाले जलभृत, उनमें स्टोर कर देना। ओके। ताकि वो CO2 वायुमंडल में वापस ना जाए। यही मेन आइडिया है। सुनने में तो ये काफी प्रभावी लगता है। क्या इसमें कुछ खास तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल होता है? हाँ, कई अलग अलग अप्रोचेस हैं इस पर काम करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण है महासागरीय क्षारीयता संवर्धन, अंग्रेजी में ओशन अल्कैलिनिटी एनहांसमेंट या OAE। OAE। जी। इसमें क्या करते हैं कि समुद्र के पानी की जो नेचुरल CO2 सोखने की क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए या तो उसमें चूना पत्थर जैसे एक क्षारीय खनिज मिलाते हैं या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके चट्टानों का क्षरण मतलब वेदरिंग तेज करते हैं। ये टर्म OAE ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा, OAE। और कोई तरीका? दूसरा है ओशन फर्टिलाइजेशन। इसमें समुद्र के पानी में कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोहा, नाइट्रोजन या फास्फोरस मिलाए जाते हैं। पोषक तत्व क्यों? ताकि जो समुद्री पादप प्लवक हैं मतलब फाइटोप्लैंक्टन, जो सूक्ष्म पौधे होते हैं समुद्र में, उनकी वृद्धि तेज हो। ये पौधे फोटोसिंथेसिस के जरिए CO2 सोखते हैं और जब ये मरते हैं तो ये कार्बन को अपने साथ लेकर गहरे समुद्र की तलहटी में बैठ जाते हैं, तो कार्बन वहां स्टोर हो जाता है। ये टर्म ओशन फर्टिलाइजेशन ये भी प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखने लायक है। इनके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे बायोलॉजिकल कार्बन कैप्चर, जिसमें समुद्री इकोसिस्टम का ही इस्तेमाल करते हैं, या फिर ब्लू कार्बन सिंक को बढ़ाना। ब्लू कार्बन ये क्या है? ब्लू कार्बन मतलब वो कार्बन जो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों में जमा होता है, जैसे मैंग्रोव के जंगल, समुद्री घास के मैदान या नमक के दलदल। ये कुदरती तौर पे बहुत सारा कार्बन स्टोर करते हैं, तो इनको बढ़ाना भी एक तरीका है। वो ब्लू कार्बन भी प्रीलिम्स के लिहाज से एक की कॉन्सेप्ट है। समझ गया। तो ये अलग अलग तरीकों से समुद्र की कार्बन सोखने की क्षमता को बढ़ाने या इस्तेमाल करने की कोशिश है। इसके फायदे क्या बताए जा रहे हैं अगर ये सफल होता है तो? फायदे कई हैं। देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो है दीर्घकालिक भंडारण का, मतलब लॉन्ग टर्म स्टोरेज। OAE जैसी तकनीकों से कार्बन को शायद 1 लाख साल तक स्टोर किया जा सकता है। 1 लाख साल? जी। और महासागरों की भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, वो बहुत विशाल है। अनुमान है कि महासागर वायुमंडल से करीब 50 गुना ज्यादा कार्बन पहले से ही संभाले हुए हैं। 50 गुना? हाँ, और समुद्र के नीचे गहरे पानी में तापमान कम होता है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। ये स्थितियां CO2 को तरल रूप में स्थिर रखने में मदद करती हैं, जिससे लीकेज का खतरा कम हो जाता है। सेफ्टी भी एक फैक्टर है मतलब? बिल्कुल। और एक और पहलू है कार्बन उपयोग का।
मतलब जो CO2 कैप्चर की गई है उसे सिर्फ स्टोर ना करें बल्कि उसका औद्योगिक इस्तेमाल भी करें, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में या जैव ईंधन, बायोपॉलिमर बनाने में। अच्छा, तो कैप्चर्ड CO2 वेस्ट नहीं जाएगी। सही। ये सब मिलकर जलवायु परिवर्तन शमन में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। एक अनुमान है कि 2060 तक वैश्विक CO2 उत्सर्जन में 14% तक की कमी लाई जा सकती है इस तरह की तकनीकों से। 14%, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। हाँ। भारत के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं? भारत के लिए भी ये अहम हो सकता है। हमारा 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य है, उसमें ये मदद कर सकता है। हमारी तटरेखा बहुत लंबी है तो वो एक पोटेंशियल अवसर देती है, और ये संधारणीय ब्लू ग्रोथ या ब्लू इकोनॉमी को भी सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन ये सब सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, क्या ये उतना आसान है? इसमें कुछ चुनौतियां भी होंगी निश्चय। बिल्कुल चुनौतियां हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तकनीकें अभी काफी हद तक अपने शुरुआती चरण में हैं, मतलब नेसेंट स्टेज में है। दूसरी बड़ी चुनौती है कॉस्ट। ये बहुत महंगी है और इनमें बहुत ज्यादा पूंजी लगती है, कैपिटल इंटेंसिव है। इसके अलावा इनके जो पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, खासकर समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर, उनका पूरी तरह से आकलन करना भी बाकी है। हमें नहीं पता कि लंबे समय में इसका क्या असर होगा। हाँ, ये तो चिंता की बात है। तो अभी इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस की जरूरत है। सावधानी से आगे बढ़ना होगा। समझ गया। तो डीकार्बोनाइजेशन के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प हो सकता है भविष्य में, लेकिन अभी इसमें काफी काम बाकी है। एक लंबा रास्ता तय करना है। अमेरिका चीन बैठक और G20 अवधारणा। चलिए अब विषय बदलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की ओर चलते हैं। हाल ही में अमेरिका और चीन के नेताओं के बीच एक अहम बैठक हुई। दुनिया की 2 सबसे बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर्स, इनके बीच जब भी बातचीत होती है तो पूरी दुनिया की नज़रें उस पर होती हैं। इस बैठक से क्या कुछ खास निकल कर आया? हाँ, ये बैठक महत्वपूर्ण थी और इसके कुछ ठोस नतीजे भी सामने आए हैं, जैसा कि सूत्रों में बताया गया है। पहला, फेंटानिल को लेकर एक सहमति बनी है। अमेरिका चीन से आने वाले फेंटानिल पर जो टैरिफ लगाता है, उसमें 10% की कमी करने पर राजी हुआ है। फेंटानिल, ये वही सिंथेटिक ड्रग है ना जो अमेरिका में काफी बड़ी समस्या है? जी हाँ, बिल्कुल। ये मॉर्फिन या हेरोइन जैसा ही एक ओपियोइड ड्रग है, लेकिन ये पूरी तरह से लैब में बनाया जाता है। इसमें कोई प्राकृतिक घटक नहीं होता। बहुत ज्यादा पोटेंट और खतरनाक माना जाता है। फेंटानिल क्या है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके। और दूसरा है दुर्लभ भूखनिजों को लेकर, मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स। चीन इनके निर्यात पर कुछ नियंत्रण लगाने की योजना बना रहा था, लेकिन इस बैठक में वो इसे 1 साल के लिए स्थगित करने पर सहमत हो गया है। रेयर अर्थ मिनरल्स, ये नाम तो सुना है, ये होते क्या हैं असल में? ये 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है। ये आजकल की हाईटेक दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। इनका इस्तेमाल चुंबक बनाने में, मिसाइल, विमान, इलेक्ट्रिक कार, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, लगभग हर आधुनिक उपकरण में होता है। दुर्लभ भूखनिज क्या है और इनका उपयोग, ये भी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण है। तो फेंटानिल और रेयर अर्थ्स दोनों ही काफी संवेदनशील और स्ट्रेटेजिक मुद्दे हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बैठक को G2 का नाम दिया। ये G2 क्या है? जी, ये G2 टर्म का इस्तेमाल हुआ। ये शब्द दरअसल नया नहीं है। इसे 2005 में एक अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, C. फ्रेड बर्गस्टीन, उन्होंने गाड़ा था। इसके पीछे सोच ये है, या अवधारणा ये है कि अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे प्रभावशाली शक्तियां हैं और वे मिलकर वैश्विक स्थिरता के सह प्रबंधक, मतलब को-मैनेजर्स बन सकते हैं। सह प्रबंधक मतलब दुनिया को मिलकर चलाएं। हाँ, कुछ वैसा ही कि वो आर्थिक शासन, इकोनॉमिक गवर्नेंस, ट्रेड इम्बैलेंसेस और दूसरी जो बड़ी वैश्विक समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए संयुक्त जिम्मेदारी निभाएं, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो बहुत बड़ी बात है। दुनिया के सह प्रबंधक, इसकी क्या निहितार्थ हो सकते हैं? मतलब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? इसके कई गहरे मायने हो सकते हैं। पहला, अगर अमेरिका और चीन इस तरह से मिलकर फैसले लेने लगें, तो जो दूसरे क्षेत्रीय समूह हैं, जैसे क्वाड है या ऑकुस है, हाँ, जो चीन को काउंटर करने के लिए बने हैं, बिल्कुल, तो उनकी प्रासंगिकता पर सवाल उठ सकता है, क्योंकि शायद अमेरिका और चीन किसी तरह के स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ रहे हों। दूसरा, ये दुनिया को फिर से एक तरह की द्विध्रुवीयता, मतलब बाइपोलैरिटी की ओर ले जा सकता है, जहां अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय निर्णय, उनके बायलैटरल डिसीजंस बहुध्रुवीयता,
मल्टीपोलैरिटी और खासकर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों को कमजोर कर सकते हैं। यानी छोटे या विकासशील देशों की आवाज दब सकती है। ये एक चिंता हो सकती है। और तीसरा, ये बैठक ये भी दिखाती है कि महत्वपूर्ण खनिजों जैसे रेयर अर्थ्स और सेमीकंडक्टर जैसी क्रूशल सप्लाई चेन्स के लिए अमेरिका और बाकी दुनिया चीन पर कितनी ज्यादा निर्भर है, डिपेंडेंसी। तो ये G2 की अवधारणा भले ही अभी सिर्फ एक नाम या विचार हो, लेकिन इसके ग्लोबल ऑर्डर और पावर बैलेंस पर दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस पर निश्चित रूप से नजर रखनी होगी। स्कूली शिक्षा में AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT। चलिए अब शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास पर बात करते हैं। खबर है कि भारत में स्कूली शिक्षा में कक्षा 3 से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT को पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारी चल रही है। क्लास 3 से? जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भविष्य को ध्यान में रखकर की जा रही पहल है। शिक्षा मंत्रालय इस पर काम कर रहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, CBSE, NCERT, केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS, नवोदय विद्यालय समिति NVS, इन सब के सहयोग से लक्ष्य ये है कि एक सार्थक और समावेशी मतलब मीनिंगफुल एंड इंक्लूसिव AI और CT का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। और ये किस फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है? ये सब स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE 2023, उसके तहत तैयार किया जाएगा। NCFSE 2023 ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ओके। और इस पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए CBSE ने एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है। इसकी अध्यक्षता IIT मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन कर रहे हैं। और टीचर्स को कैसे तैयार किया जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये बिल्कुल नई चीजें हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए निष्ठा NISHTH प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। निष्ठा का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और लर्निंग टीचिंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। निष्ठा प्लेटफॉर्म के बारे में जानना भी प्रीलिम्स के लिए उपयोगी हो सकता है। ठीक है, AI के बारे में तो हम काफी सुनते हैं, लेकिन ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग CT क्या है? खासकर छोटे बच्चों के लिए इसे कैसे समझाया जाएगा? देखिए, कंप्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर की तरह सोचना, बल्कि ये समस्या समाधान का एक दृष्टिकोण है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें किसी जटिल समस्या को पहले समझा जाता है, फिर उसे छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा जाता है। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। ओके। फिर उन छोटे हिस्सों में या दूसरी मिलती जुलती समस्याओं में पैटर्न या समानताएं ढूंढी जाती हैं। ये है पैटर्न रिकॉग्निशन। ठीक है। इसके बाद जो गैर जरूरी जानकारी या डिटेल्स हैं, उन्हें हटाकर सिर्फ मुख्य चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन मतलब फालतू की चीजें हटाना। हाँ, बिल्कुल। और आखिर में समस्या को हल करने के लिए एक चरण दर चरण समाधान, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर या निर्देशों का सेट तैयार किया जाता है, जिसे कहते हैं एल्गोरिदम डिजाइन। ऐसा एल्गोरिदम जिसे कंप्यूटर भी समझ सके और एग्जीक्यूट कर सके। CT के ये 4 चरण, डिकम्पोजिशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन, एल्गोरिदम डिजाइन, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये असल में सिर्फ कोडिंग सिखाना नहीं है, जैसा कि कई लोग सोचते होंगे। ये तो सोचने का एक तरीका सिखाना है। बिल्कुल सही है, कोडिंग से कई ज्यादा गहरा है। ये एक फंडामेंटल स्किल है। इसे छोटी कक्षाओं से ही शामिल करने का मकसद बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, तार्किक विवेक, लॉजिकल रीजनिंग और यहां तक कि नैतिक समझ, एथिकल अंडरस्टैंडिंग विकसित करना है। बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, बल्कि उसे समझना सीखेंगे, उस पर सवाल करना सीखेंगे, उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना सीखेंगे। ये स्किल्स आज के डिजिटल युग में उतनी ही बुनियादी और जरूरी मानी जा रही हैं जितनी लिटरेसी और न्यूमरेसी, यानी पढ़ना, लिखना और गिनना। अच्छा, साक्षरता और संख्या ज्ञान जितना महत्वपूर्ण। हाँ, विशेषज्ञों का यही मानना है। और ये भविष्य के लिए भी तैयारी है। जिस तरह ऑटोमेशन बढ़ रहा है, जॉब मार्केट बदल रहा है, उसके लिए अगली पीढ़ी को तैयार करना जरूरी है। ये पहल उसी दिशा में एक कदम है। ये वाकई एक दूरदर्शी कदम लगता है। बच्चों को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार करना ये बहुत जरूरी है। क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता। चलिए अब रुख करते हैं कानूनी और वित्तीय क्षेत्र की ओर। एक काफी दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसले में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति यानी प्रॉपर्टी के रूप में मान्यता दी है। जी हाँ, ये फैसला आया है रुति कुमारी बनाम जीनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड केस में।
मामला ये था कि एक निवेशक की डिजिटल संपत्ति मतलब क्रिप्टोकरेंसी एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर फ्रीज हो गई थी एक साइबर हमले के बाद। तो कोर्ट ने निवेशक को सुरक्षा प्रदान की। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्रिप्टोकरेंसी भले ही वो कोई मूर्त संपत्ति टैंजिबल एसेट ना हो और ना ही वो पारंपरिक अर्थों में मुद्रा करेंसी हो। हाँ, ये ना तो नोट या सिक्का है, ना ही कोई जमीन या सोना। बिल्कुल, लेकिन ये एक ऐसी परिसंपत्ति है, एसेट है, जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिसे धारण किया जा सकता है, हेल्थ, और जिसे ट्रस्ट में भी रखा जा सकता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि संपत्ति के जो सामान्य सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रॉपर्टी, वो क्रिप्टो पर भी लागू होते हैं। तो कोर्ट इसे करेंसी नहीं मान रहा, बल्कि एक तरह की डिजिटल एसेट मान रहा है। जी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में क्रिप्टो को लेकर कानूनी स्थिति, जैसा हम जानते हैं, थोड़ी उलझी हुई रही है। हाँ, काफी अस्पष्टता रही है और इस फैसले से कुछ हद तक स्पष्टता आई है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि भारतीय कानून के तहत इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। VDA? ये टर्म बजट में आया था ना? जी हाँ, वित्त अधिनियम 2022 में कोर्ट ने कहा कि आयकर अधिनियम 1961 के तहत इसे सट्टा लेनदेन स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शन नहीं माना जाता। वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) की परिभाषा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके। कोर्ट ने 2018 के RBI के सर्कुलर पर भी एक महत्वपूर्ण बात कही। याद होगा, RBI ने एक सर्कुलर जारी किया था जिससे बैंकों को क्रिप्टो संबंधी सेवाएं देने से रोक दिया गया था। हाँ, उस पर काफी विवाद हुआ था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि RBI ने उस सर्कुलर से क्रिप्टो पर पूर्ण प्रतिबंध मतलब कंप्लीट बैन नहीं लगाया था। उसने केवल बैंकों को इनके व्यापार की सुविधा देने से रोका था, फैसिलिटेटिंग द ट्रेड। अच्छा, ये क्लैरिफिकेशन भी अहम है। तो इस फैसले का महत्व क्या है? इसका असर क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा महत्व यही है कि ये विनियामकीय अस्पष्टता, रेगुलेटरी एम्बिग्विटी को कुछ हद तक दूर करता है। ये एक तरह से डिजिटल परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से स्वामित्व योग्य संपत्ति, लीगली ओनेबल प्रॉपर्टी के रूप में ऐतिहासिक न्यायिक स्वीकृति देता है, जुडिशियल रिकॉग्निशन। इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा? इससे निवेशकों की सुरक्षा बढ़ सकती है। अब शायद वो एक्सचेंज आधारित नुकसान साझाकरण योजनाओं, लॉस शेयरिंग स्कीम्स पर निर्भर रहने के बजाय पारंपरिक परिसंपत्ति उपचार जैसे कि बैंक गारंटी वगैरह उनकी मांग कर सके। उन्हें ज्यादा कानूनी रिकोर्स मिल सकता है। वैसे क्रिप्टो होती क्या है, एक बार संक्षिप्त में बता सकती हैं? क्योंकि बहुत से लोगों के लिए अभी भी कंफ्यूजिंग है। जरूर। क्रिप्टो करेंसी मूल रूप से लेन देन का एक माध्यम है जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाया और संग्रहित किया जाता है। ये ब्लॉकचेन नामक तकनीक पर आधारित होता है। इसमें लेन देन को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों और जटिल एल्गोरिथम का उपयोग होता है। इसीलिए इसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। जैसे बिटकॉइन? हाँ, बिटकॉइन सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। इनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, कोई टैंजिबल फॉर्म नहीं होता, और इनका कोई आंतरिक मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू भी नहीं होता जैसे सोने का होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये किसी केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित या जारी नहीं की जाती, डिसेंट्रलाइज्ड होती हैं। ब्लॉकचेन, क्रिप्टोग्राफी, ये कॉन्सेप्ट्स भी प्रीलिम्स के लिए रिलेवेंट है। ठीक है। और भारत में क्रिप्टो को लेकर कानूनी सफर कैसा रहा है अब तक? एक टाइमलाइन बता सकती हैं? हाँ, काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 2018 में RBI का वो सर्कुलर आया जिसने बैंकों को क्रिप्टो सेवाएं देने से रोक दिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बाद में रद्द कर दिया था। बिल्कुल, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने उस सर्कुलर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह अनुच्छेद 19(1)G के तहत व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। अनुच्छेद 19(1)G प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। फिर सरकार ने टैक्स लगाया? हाँ, 2022 में वित्त अधिनियम के जरिए सरकार ने इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) के रूप में वर्गीकृत किया और इस पर 30% का टैक्स लगा दिया। साथ ही हर लेन देन पर 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लागू कर दिया। और मनी लॉन्ड्रिंग वाला कानून भी लगा? जी, 2023 में धन शोधन निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के प्रावधान क्रिप्टो लेन देन पर भी लागू कर दिए गए। इसका मतलब है कि अब एक्सचेंजों को KYC करना अनिवार्य है। PMLA एक्ट भी महत्वपूर्ण है। तो धीरे धीरे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बन रहा है और मद्रास हाईकोर्ट का ये फैसला उसी दिशा में एक और कदम है। ये वाकई भारत में डिजिटल संपत्ति के भविष्य के लिए काफी मायने रखता है। भारत के शहरों में भूधंसाव। चलिए अब एक ऐसी समस्या पर आते हैं जो शायद उतनी चर्चा में नहीं रहती लेकिन बेहद गंभीर है,
ये हमारे पैरों के नीचे की जमीन से जुड़ी है। भारत के बड़े शहरों में जमीन का धंसना, जिसे कहते हैं लैंड सब्सिडेंस। हाल ही में एक अध्ययन ने कुछ बहुत चिंताजनक आंकड़े पेश किए हैं। जी हाँ, ये एक गंभीर भौगोलिक और शहरी समस्या है। ये जो अध्ययन है, इसने 2015 से 2023 के बीच के सैटेलाइट रडार डेटा का विश्लेषण किया है और इसमें पाया गया है कि भारत के कई बड़े शहर जैसे दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, इन सब में जमीन धंस रही है। सभी बड़े शहरों में? हाँ, प्रमुख महानगरों में ये समस्या देखी गई है और अनुमान है कि लगभग 80 मिलियन लोग, मतलब 8 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। 8 करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। सबसे ज्यादा असर कहाँ दिख रहा है? अध्ययन के मुताबिक दिल्ली में धंसने की दर सबसे अधिक पाई गई है। कुछ इलाकों में 51 मिलीमीटर पर ईयर तक, 51 mm पर ईयर। 5 सेंटीमीटर से ज्यादा एक साल में? जी। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ क्षेत्रों में जमीन ऊपर उठने के संकेत भी मिले हैं, जिसे लोकलाइज्ड अपलिफ्ट कहते हैं। जैसे दिल्ली में द्वारका के पास ऐसा देखा गया है। जमीन का धंसना, लैंड सब्सिडेंस, इसका ठीक मतलब क्या है और ये होता क्यों है? इसके मुख्य कारण क्या है? लैंड सब्सिडेंस का मतलब है पृथ्वी की सतह का धीरे धीरे या कभी-कभी अचानक नीचे बैठ जाना। ये क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा और सबसे आम कारण जो माना जा रहा है, खासकर हमारे शहरों में, वो है अत्यधिक भूजल पंपिंग, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर पंपिंग। पानी निकालने से जमीन कैसे धंसती है? देखिए, जमीन के नीचे पानी मिट्टी और चट्टानों के कणों के बीच की जगहों, पोर्स में भरा रहता है। ये पानी उन कणों को सहारा भी देता है। जब हम बहुत ज्यादा पानी नीचे से खींच लेते हैं तो वो जगह खाली हो जाती है, पानी का दबाव कम हो जाता है और ऊपर की मिट्टी और चट्टानों का वजन उस खाली जगह को दबा देता है। इससे जमीन नीचे बैठ जाती है। अच्छा, तो पानी का सपोर्ट हट जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा बड़े पैमाने पर खनन, तेजी से होता शहरीकरण, क्योंकि इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर का वजन जमीन पर दबाव डालता है, और कभी-कभी पृथ्वी की भूपरपट्टी में होने वाली प्राकृतिक हलचल भी इसका कारण बन सकती है। और पहाड़ी इलाकों में, जैसे जोशीमठ में हुआ था? हाँ, जोशीमठ या मसूरी जैसे हिमालयी शहरों में अनियमित और अनियोजित विकास, भारी निर्माण कार्य भी भूधसाव का एक बड़ा कारण बनकर उभरा है। असम और सिक्किम के पास के कुछ क्षेत्रों में फॉल्ट गतिविधि या हाइड्रोकार्बन निष्कर्षण को भी वजह माना गया है। और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? ये कितना खतरनाक है? जमीन धंसने से क्या क्या हो सकता है? इसके परिणाम काफी गंभीर और विनाशकारी हो सकते हैं। सबसे पहला असर तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। इमारतों, सड़कों, पुलों, पाइपलाइनों में दरारें आ सकती हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकती हैं या ढह भी सकती हैं। दिल्ली के बारे में अनुमान है कि 2000 से ज्यादा इमारतें इस वजह से गंभीर क्षति के जोखिम में हैं। 2000 इमारतें? जी। तटीय शहरों में जैसे मुंबई या कोलकाता, जमीन धंसने से एक और बड़ा खतरा पैदा होता है। समुद्र तल तो बढ़ ही रहा है, ऊपर से जमीन नीचे जा रही है, तो समुद्री पानी जमीन के अंदर घुस सकता है। इसे लवणीय जल का प्रवेश, सेलाइन वाटर इंट्रूजन कहते हैं। इससे पीने का पानी खराब हो जाएगा? बिल्कुल। ताजे पानी के स्रोत दूषित हो सकते हैं, खेती को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा शहरों का जो जल निकासी नेटवर्क है वो अव्यवस्थित हो सकता है, जिससे थोड़ी सी बारिश में भी बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है और जाहिर है लोगों के जीवन और संपत्ति को सीधा खतरा होता है। और क्या इसके कोई लंबे समय के पर्यावरणीय प्रभाव भी हैं? हाँ, बिल्कुल। लंबे समय में ये नदियों के प्रवाह को बदल सकता है, जलीय और स्थलीय पर्यावासों, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर दलदली इलाकों, पीटलैंड्स, वेटलैंड्स में सब्सिडेंस होता है तो वहां जमा कार्बन तेजी से वायुमंडल में रिलीज हो सकता है, जो क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाएगा। ये तो वाकई बहुआयामी समस्या है। क्या इसे रोकने या कम करने के कुछ उपाय हैं, या कम से कम इसकी निगरानी कैसे की जा सकती है? रोकने के लिए सबसे जरूरी तो यही है कि भूजल का प्रबंधन सुधारा जाए, अत्यधिक दोहन रोका जाए और पानी बचाने और रिचार्ज करने पर ध्यान दिया जाए। कुछ नवोन्मेषी समाधान भी आजमाए जा रहे हैं, जैसे सूखे जलभृतों का कृत्रिम पुनर्भरण, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ डिप्लीटेड एक्वाफर्स, या डीप सॉइल मिक्सिंग टेक्निक, जिसमें जमीन में स्थिरीकरण अभिकारकों को इंजेक्ट किया जाता है। और निगरानी कैसे पता चलता है कि जमीन कहाँ और कितनी धंस रही है? इसके लिए अब बहुत उन्नत सैटेलाइट आधारित तकनीकें उपलब्ध हैं, जैसे इनसार, इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रेडार। ये तकनीकें जमीन की सतह में होने वाले बहुत छोटे मिलीमीटर स्तर के बदलावों को भी माप सकती हैं। इसमें भी अलग अलग वेरिएशंस हैं, जैसे पीएस इनसार जो स्थिर संरचना वाले शहरी क्षेत्रों के लिए बेहतर है, एसबीएस इनसार जो कृषि या वनस्पति वाले इलाकों के लिए उपयोगी है, और स्क्वीसार जो पहाड़ी या गैर शहरी क्षेत्रों के लिए ज्यादा प्रभावी है।
ये तकनीकें क्या हैं, ये प्रीलिम्स के लिए जानना अच्छा हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी हमें इस खतरे को समझने और मॉनिटर करने में मदद कर रही है, लेकिन असल समाधान तो शायद भूजल के सही इस्तेमाल और सस्टेनेबल शहरी विकास में ही है। भूजल का अत्यधिक दोहन वाकई सिर्फ पानी की कमी का संकट नहीं, बल्कि हमारे शहरों की नींव के लिए भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। संक्षिप्त सुर्खियां। ठीक है, अब आखिर में हमारे स्रोतों में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिन पर हम जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। ब्रीफ अपडेट्स। बिल्कुल, कई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पहली है भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI की नियुक्ति के बारे में। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत ये नियुक्ति की है। वे न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लेंगे। अनुच्छेद 124 प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। CJI की नियुक्ति प्रक्रिया क्या होती है संक्षेप में? प्रक्रिया ये है कि कानून मंत्रालय निर्तिवान CJI से उनके उत्तराधिकारी के लिए सिफारिश मांगता है। परंपरागत रूप से निर्तिमान CJI सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश सीनियर मोस्ट जज के नाम की सिफारिश करते हैं। फिर कानून मंत्री ये सिफारिश प्रधानमंत्री को भेजते हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जिसके बाद नियुक्ति होती है। हालांकि इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ है जब वरिष्ठता सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। अच्छा, अगली खबर चाबहार पोर्ट से जुड़ी है। भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर काम करने के लिए 6 महीने के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिली है। हाँ, ये हमने पहले भी बात की थी। इसकी लोकेशन एक बार फिर बता देंगी? जी, चाबहार पोर्ट ईरान के दक्षिण पूर्वी सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर है, ओमान की खाड़ी के पास। ये ईरान का एकमात्र डीप सी पोर्ट है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है। इसमें 2 टर्मिनल हैं, शाहिद बेहिश्ती और शाहिद कलंतरी। ये भारत के सबसे नज़दीकी ईरानी पोर्ट्स में से है और पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करता है। चाबहार की लोकेशन और उसका महत्व खासकर NSTSC के संदर्भ में प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। NSTC मतलब? इंटरनेशनली नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जी हाँ। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। चाबहार इसका एक अहम हिस्सा है। ठीक है, और क्या है? एक नई पहल है डिजी बंदर। इसे इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 में लॉन्च किया जाएगा। ये भारतीय बंदरगाहों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा है। डिजी बंदर, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय बंदरगाहों को ज्यादा डेटा संचालित, डेटा ड्रिवन और AI सक्षम बनाना, उन्हें आपस में जोड़ना ताकि उनकी कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, सुरक्षा, सिक्योरिटी और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके। इसमें मुख्य फोकस रहेगा पूर्वानुमान आधारित लॉजिस्टिक्स, प्रिडिक्टिव लॉजिस्टिक्स और डिजिटल ट्विन्स जैसी तकनीकों पर। ओके, पोर्ट्स का डिजिटलीकरण। अगला है पासुमपोन मुत्तुरामलिंगा तेवरजी के बारे में। वे तमिलनाडु के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक नेता थे। उनका जन्म 1908 में हुआ था और निधन 1963 में। वे मुक्लातोर समुदाय से थे। 1927 में राजनीति में आए, सुभाष चंद्र बोस को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे, तमिलनाडु में कांग्रेस का प्रभाव बढ़ाया। मंदिर प्रवेश आंदोलन और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रद्द करवाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वे विधायक और सांसद भी रहे। उन्हें कुछ उपाधियां भी मिली थीं शायद? हाँ, उन्हें अनक्राउन्ड मोनार्क, दक्षिण के नेताजी और दक्षिण के शेर जैसी उपाधियां दी गईं। उनके जीवन से नेतृत्व, देशभक्ति, साहस और करुणा जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों के बारे में जानना UPSC के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होता है। जरूर। और कोई खबर? हाँ, एक कॉन्सेप्ट है द्वितीयक प्रतिबंध, सेकेंडरी सैंक्शंस का। हमने G2 पर बात करते हुए इसका जिक्र किया था। ये फिर से चर्चा में है क्योंकि अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों का खतरा भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूस से तेल आयात को प्रभावित कर सकता है। एक बार फिर से बता देंगी, प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस में क्या फर्क है? देखिए, प्राथमिक प्रतिबंध वो होते हैं जो कोई देश सीधे तौर पर लक्ष्य देश पर लगाता है, जैसे व्यापार बंद करना, जबकि द्वितीयक प्रतिबंध तीसरे देशों यानी उन देशों या कंपनियों पर लगाए जाते हैं जो लक्षित देश के साथ व्यापार जारी रखते हैं। मकसद होता है कि वे भी लक्षित देश से व्यापार बंद कर दें। अच्छा। ये प्राथमिक प्रतिबंधों के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। जैसे अमेरिका ने ईरान के तेल पर प्राथमिक प्रतिबंध लगाए तो कई देशों की कंपनियों ने, जैसे भारतीय रिफाइनरियों ने, डर से कि उन पर सेकेंडरी प्रतिबंध न लग जाएं, ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया।
ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगला, क्नुमिंग जैव विविधता कोष, ये भी हाल ही में 7 देशों को इस फंड के तहत वित्तीय सहायता मिली है। ये एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड है। इसका खास मकसद है विकासशील देशों को कुनुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करना। KBF और KMGBF दोनों प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये KMGBF कब अपनाया गया था? ये 2022 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की COP15 बैठक ने अपनाया गया था। ये एक गैर बाध्यकारी फ्रेमवर्क है। इसमें 2050 के लिए 4 बड़े लक्ष्य और 2030 तक हासिल करने के लिए 23 विशिष्ट लक्ष्य रखे गए हैं। COP15 कहाँ हुई और KMGBF के लक्ष्य, ये याद रखना जरूरी है। इस फंड की स्थापना किसने की? इसे चीन और UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नेतृत्व में स्थापित किया गया है, जिसमें CBD सचिवालय और UNDP की भी भागीदारी है। ओके। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आधार वर्ष में संशोधन की बात चल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI इस पर काम कर रहा है। इसमें आवास सूचकांक हाउसिंग इंडेक्स को संकलित करने की पद्धति में बदलाव का प्रस्ताव है। अभी शहरी क्षेत्रों में कुल उपभोक्ता खर्च का लगभग 21.67% भार आवास का है और अखिल भारतीय स्तर पर 10.07%। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से आवास सूचकांक नहीं बनता है। CPI के दूसरे मुख्य घटक और उनके भार क्या है? सबसे ज्यादा भार खाद्य और पेय पदार्थों का है, करीब 45.86%। फिर विविध वस्तुओं और सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन का 28.31%, ईंधन और बिजली फ्यूल एंड लाइट का 6.84%, वस्त्र और जूते चप्पल क्लोथिंग एंड फुटवेयर का 6.53% और पान तंबाकू आदि का 2.38%। CPI के घटक और उनके वेटेज प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अगली खबर, पारिस्थितिक सूखा, इकोलॉजिकल ड्रॉट्स। IIT खड़गपुर के एक अध्ययन में पाया गया है कि पश्चिमी घाट, हिमालय, उत्तर पूर्व के संवेदनशील वन क्षेत्र और मध्य भारत की खेती वाली जमीनें पारिस्थितिक सूखे का सामना कर रही हैं। ये सामान्य सूखे से अलग है? हाँ, पारिस्थितिक सूखा तब होता है जब लंबे समय तक नमी की कमी के कारण किसी पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, स्ट्रक्चर, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी और कार्बन संतुलन, कार्बन बैलेंस बिगड़ने लगता है। इसके प्राकृतिक कारण हो सकते हैं, जैसे लंबे समय तक बारिश न होना, तापमान बढ़ना, महासागरों का गर्म होना या वायुमंडलीय शुष्कता बढ़ना। इसका असर पौधों की वृद्धि में कमी और स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने के रूप में दिखता है। सूखे के और कौन से प्रकार होते हैं? हाँ, सूखे के कई प्रकार होते हैं, जैसे मौसम संबंधी, कृषि संबंधी, जल संबंधी और सामाजिक आर्थिक सूखा। सूखे के विभिन्न प्रकारों को समझना महत्वपूर्ण है। और आखिरी खबर, आखिरी है आदर्श युवा ग्राम सभा, MYGS, मॉडल यूथ ग्राम सभा। ये एक नई पहल है जिसे पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। आदर्श युवा ग्राम सभा, ये क्या है? ये एक पथ प्रदर्शक पहल है जिसका उद्देश्य है जन भागीदारी को मजबूत करना और स्थानीय शासन में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। इसमें छात्र एक तरह की नकली सिम्युलेटेड ग्राम सभा सत्रों में भाग लेते हैं। अच्छा, एक तरह का मॉक ग्राम सभा। हाँ, बिल्कुल। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों JNVs, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों EMRSS और राज्य सरकार के स्कूलों में लागू किया जा रहा है। JNVs और EMRSS क्या है संक्षेप में? JNVs यानी जवाहर नवोदय विद्यालय NEP 1986 के तहत स्थापित आवासीय स्कूल हैं, खासकर ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। और EMRS यानी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अनुसूचित जनजाति ST के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए हैं। यून ब्लॉक्स में स्थापित होते हैं जहां ST आबादी 50% से अधिक हो और कम से कम 20,000 ST लोग रहते हों। MYGS, NEP 2020, JNV, EMRS ये सभी प्रीलिम्स के लिहाज से जानने योग्य हैं। आउट्रो, निष्कर्ष। तो ये थी आज की हमारी काफी विस्तृत चर्चा। हमने पर्यावरण संरक्षण की नई तकनीकों से शुरुआत की, फिर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति, शिक्षा में नवाचार, कानूनी व्याख्याएं और शहरों की जमीनी हकीकत, कई अलग अलग लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर किया।
हाँ, और ये बिल्कुल साफ है कि ये सभी मुद्दे कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। चाहे वो जलवायु परिवर्तन का अर्थव्यवस्था पर असर हो, या टेक्नोलॉजी का शासन और समाज पर प्रभाव, या फिर वैश्विक राजनीति का स्थानीय विकास पर असर। इन सब को एक होलिस्टिक नजरिए से देखना, इनको जोड़कर समझना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। आज के श्रोतों ने हमें सोचने के लिए काफी कुछ दिया है। श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार, एक फूड फॉर थॉट छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि कैसे हम भूदसाव जैसी एक भौतिक चुनौती की निगरानी के लिए इंसार जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या उसी तरह एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो सिद्धांत हैं, जो सोचने के तरीके हैं, क्या वो हमें जटिल सामाजिक, आर्थिक या कानूनी प्रणालियों को, जैसे कि डिजिटल संपत्ति का रेगुलेशन हो या एआई को समाज में इंटीग्रेट करना हो, क्या इन चीजों को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं? दिलचस्प सवाल है। इस पर विचार करते रहिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।